नाबालिग छात्रा के हत्या के आरोपी ट्यूशन टीचर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। 9 दिन बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी, लेकिन इसी के साथ कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हमारे साथ हैं सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत। उनसे जानते हैं पूरे हत्याकांड के मामले में किस तरह से उन्होंने ये खुलासा किया है। कब फरार हुआ था और कहां कहां होते हुए आपके हाथ लगा? दिनांक 13 फरवरी को ही, जिस दिन ये घटना को उसने अंजाम दिया, उसी दिन से वो फरार हो गया था। पुलिस ने काफ़ी प्रयास करके उसके मूवमेंट की दिशा का पता लगाने की कोशिश की। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसका मूवमेंट का पता लगा कि वो अपनी स्कूटी केशवराय पाटन रोड पे छोड़ करके कहीं गया है। उसके बाद कहाँ गया इसका कोई पता नहीं था, और ये मिस्ट्री एक ऐसी थी जो पुलिस के लिए चुनौती बनी। एक तरफ जहाँ पे कैंडल मार्च, धरने प्रदर्शन, कोटा बंद, उसका पुलिस पर दबाव था, तो दूसरी तरफ गौरव जैन ने जिस सातिराना तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया और ऐसा कोई क्लू नहीं छोड़ा कि वो कहाँ गया है। ऐसे में पुलिस ने सारे पहलुओं पर विचार किया। सारे जैन तीर्थ स्थल थे, वहाँ टीमें भेजी, वहाँ उसकी उपस्थिति तलाश करने की कोशिश की गई। उसके जहाँ जहाँ परिजन रह रहे हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, वहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे वहाँ जाके संपर्क किया। उसने साल भर में जिन जिन लोगों को या तो उसके पास कोई कॉल आया हो या उसने कॉल किया हो, उन सभी को चिन्हित किया और उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि कहीं जाने से पहले वो उसके संपर्क में तो नहीं आया, या जाने के बाद। लोग भी थे इसमें सारे लोग, उसके साथ पढ़ने वाले, रिश्तेदार, मित्र मंडली, सारे लोग, उसके निकट परिजन, ये सारे लोग थे। लेकिन ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया। लेकिन इस बात का ज़रूर खुलासा हुआ कि उसकी ज़्यादातर कॉल्स अपनी सिस्टर से होती थी। इसलिए पुलिस ने ये सोच करके कि कभी न कभी अपनी बहनों से संपर्क करने की कोशिश करेगा, इसलिए निरंतर हमने घटना के बाद से, उसकी बहन एक गुड़गांव में रहती थी, वहाँ पे एक टीम तैनात करके रखी हुई थी। एक सिस्टर उसकी नोएडा में पहले जॉब किया था, वहाँ तैनात करके रखी, दिल्ली में रखी, और उसके बाद जो जो उसके निकट परिजन थे वो हमारे स्कैनर पे रहे। एक संभावना ये भी थी कि इतने दिनों से पुलिस के संपर्क में नहीं आया, हो सकता है कहीं अपराध बोध से ग्रसित होकर के सुसाइड तो नहीं कर लिया हो। इसलिए नदी नाले, वहाँ भी हमने काफ़ी सघनता से इसकी तलाश की। पूरे देश में उस घटना के बाद जितने अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के तौर पे मर्ग दर्ज हुई थी, वहाँ भी हमने तलाश की। पूरे उत्तर भारत में ऐसे कई मामले सामने आए, लेकिन उसकी 100 इसके बॉडी से मिलान नहीं हो रहा था, इसलिए पेचीदगियाँ निरंतर बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान कल हमारी एक टीम गुड़गांव थी और ये अपनी बहन से संपर्क करने की फिराक में था और ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो परिजनों ने पूरा सपोर्ट किया है, क्या लगता है उनकी भी गिरफ्तारी होना तय है? परिजनों का अभी प्रथम दृष्टया कोई रोल सामने नहीं आ रहा है, फिर भी अभी अभियुक्त आएगा हमारे सामने, उससे अनुसंधान के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही होगी। सबसे बड़ी चुनौती थी, लगातार आंदोलन थे, शहर वालों में भयानक गुस्सा था, और हाल ही में आप यहाँ पे पदोन्नत हुए हैं। कितना तनाव रहा इस पूरे मामले में आपको, कितना समय देना पड़ा? पुलिस को ऐसी बहुत सारी अनेक अवसरों पर इस तरह की स्थितियां झेलनी पड़ती है, इसलिए पुलिस सिस्टम में हम लोग इस बात के आदी हैं, क्योंकि एक जिस तरह की ये घटना घटित हुई थी, ऐसे में आक्रोश का उद्वेलित हो, लोगों का आक्रोशित होना, उद्वेलित होना एक सहज रिएक्शन था। इसलिए हमने उसको, हमारे काम को प्रभावित नहीं होने दिया। हमने बिना तनाव के, बिना संयम खोए, हमारी टीमें जिस काम में लगी हुई थी उस काम को जारी रखा, और उसी टीम वर्क का परिणाम है, सबका समन्वित प्रयास के कारण ही ये गिरफ्त में आया। आरोपी अपना काम करके फरार हो गया, हाड़ौती से एकाएक गायब हो गया। क्या लगता है पुलिस की कहाँ चूक रही? पुलिस की कोई चूक नहीं रही, उसने पूरी प्लानिंग के तहत इस आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया है, और उसने पूरी सावधानी बरती कि वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। लेकिन ये पूरी पुलिस की कार्यकुशलता है, पुलिस का टीम वर्क है, पुलिस की इंटेलिजेंस है, पुलिस का आसूचना तंत्र है, जिसके कारण उसको अंततः पुलिस की गिरफ्त में आना पड़ा। अब क्या लगता है पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जिससे उसे सजा मिल सके?
पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं और जो साक्ष्य पुलिस को एकत्रित करने हैं उसको सज़ा दिलाने के लिए पुलिस पूरी निष्ठापूर्वक उन सारे साक्ष्यों को संकलित करेगी और उसको अधिकतम सज़ा जो उसके अपराध की मिल सकती है वो दिलाने की कोशिश करेगी। इस तरह के जो अपराध हुए हैं या हुए हैं अब आपके सामने, तो ये पहला मामला है ऐसा, तो ऐसे में अब परिवार को क्या करना चाहिए और भी समाज में किस तरह से परिवारों की अपनी भूमिका होगी? कोई परिजन एक शिक्षक के पास अपनी बच्ची को भेज रहा है तो वो कोई विश्वास तो नहीं कर सकता कि वो शिक्षक ही उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। जी। ये तो एक तरह की विश्वास की हत्या है और कहीं विश्वास की हत्या हो जाए तो ये तो कोई परिजनों को पहले से कोई को भांप नहीं सकता कि किसके साथ कोई हादसा हो। फिर भी परिजनों को ये देखना चाहिए जिस टीचर के पास हम हमारी बच्ची को भेज रहे हैं, नाबालिग बच्ची को, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, समय समय पर इस पर निगरानी रखने की ज़रूर आवश्यकता है। अब इस घटना के बाद आप किस तरह से कामकाज में बदलाव देखना चाहेंगे? लगता है कि पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होना ही पड़ेगा? पुलिस तो शुरू से पब्लिक फ्रेंडली रही है, लेकिन पुलिस ने जिन परिस्थितियों में काम किया, इस अवसर पर मैं नागरिकों को ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो अपराध हुआ वो उसमें कहीं पुलिस का कोई रोल नहीं था। पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती। पुलिस ने जिस संवेदना के साथ, जिस तत्परता के साथ काम करना चाहिए था उतनी तत्परता से काम किया। लेकिन जितने भी धरने प्रदर्शन हुए वो हुए तो इसलिए थे कि एक नाबालिग बच्ची की हत्या हुई, एक जघन्य अपराध हुआ और उसके प्रति लोगों का गुस्सा था। लेकिन लोगों को, सामाजिक संगठनों को, व्यापार मंडल को ये देखना चाहिए था कि जिस गुस्से के कारण, जिस आक्रोश के कारण हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो गुस्सा इस बात के लिए है कि मुलजिम की गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी करने के लिए जिम्मेदारी पुलिस की थी। जहां धरने प्रदर्शन में पुलिस का आधे से ज़्यादा जाब्ता उस काम में लग गया तो कहीं न कहीं अनुसंधान बाधित हुआ। मेरा ये मानना है कि ये धरने प्रदर्शन और ये कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती तो हो सकता है पुलिस जल्दी मुलजिम तक पहुंच जाती और उसको गिरफ्त में ले लेती। आपने जब कामकाज संभाला, आपने ही पूरा डाटा उपलब्ध कराया था कि कितने अपराध यहाँ कोटा शहर या हाड़ौती पे देखने को मिले। लगता है कि पुलिस थानाधिकारी अपने चैम्बरों से बाहर ही नहीं निकल पाते। ऐसा नहीं है, ये कामकाज में थोड़ी ऐसा नहीं लगता। ये पुलिस 24 घंटे काम करती है। देश का एकमात्र ऐसा विभाग है जो 24 घंटे कार्यरत रहता है। आप पुलिस के अलावा किसी और विभाग को चिन्हित नहीं कर सकते या बता नहीं सकते हैं जो रात में भी कोई काम पड़े तो वो आपके लिए अवेलेबल हो। इसलिए ऐसे में पुलिस के इस चुनौतीपूर्ण दायित्व को निर्वहन करने में हमको हमारे नज़रिए को बदलना पड़ेगा। कहीं कोई पुलिसकर्मी बेचारा रात में ड्यूटी करके आया है, दिन में ड्यूटी करके आया है, तो उसको भी थोड़े विश्राम की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में कोई थाना अधिकारी थाने पर 24 घंटे अवेलेबल रहे ये संभव नहीं लगता। उसको भी अपना परिवार, अपना व्यक्तिगत उसकी जो कंफर्ट है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब मामले का खुलासा हो चुका है, अब पूरी तरीके से आप लगता है रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। आगे क्या? पुलिस में कभी कोई रिलैक्स होने का समय मिलता नहीं है, एक के बाद एक चुनौती आती रहती है। अब इस घटना के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम साक्ष्य संकलित करके उसको अंतिम परिणति तक, उसको सज़ा दिलाने तक की कार्यवाही करें, वो हमारा प्रयास रहेगा। पहले उसको गिरफ्तार करना हमारी प्राथमिकता था, अब अनुसंधान को तत्परता से पूरा करना, साक्ष्य संकलित करना और उसको जेल की सलाखों के भिजवाने के बाद उसको अधिकतम सज़ा दिलाना जो कानून में प्रावधान है, ये हमारी प्राथमिकता है। किस तरह से आरोपी क्या साइको कहा जा सकता है? ये मैं नहीं कह सकता, अभी मेरी बात नहीं हुई है। जब वो आएगा तो उसका बिहेवियरल प्रोफाइल क्या है उसके बाद ही पता लग पाएगा। आरोपी से है, आपने कहा सबूत जुटाने के प्रयास रहेंगे, तो ऐसे कौन से सबूत है जो उनको पुलिस के अनुसंधान से संबंधित इस घटना के जो भी साक्ष्य हैं वो सारे उसकी पूछताछ से जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे फिजिकल एविडेंस भी है, ओरल एविडेंस भी है, वो सारी जानकारियाँ उससे जुटाएंगे जो उसको सज़ा दिलाने में सहयोगी होगी। आरोपी के परिजनों से बात हुई? आरोपी के परिजनों से निरंतर बात होती रही है और उनसे जो भी जानकारी मिली, गिरफ्तारी के बाद क्या कहना? अभी उनसे बात नहीं हुई। उनकी जो बहन है पूरी संदिग्ध
सारी चीजें मिली? बहनों के बारे में अभी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आरोपी से कोई पूछताछ नहीं हो जाती तब तक उसके किस परिजन के वो संपर्क में रहा है, किसका रोल है, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।